सो ही गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन दी मूवी कॉल्ड तुम्बाड़, जो कि एक इंडियन हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी को IMDb पर अब तक 8.4 की रेटिंग भी मिल चुकी है, जिसे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, इसकी स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्टिंग बहुत ही अमेजिंग है और इस तरह की ये इंडिया की पहली मूवी है जिसे देखने के बाद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है, यानी कि एक देवी की मूर्ति को, जो कि अनाज और दौलत का सिंबल थी। और दुनिया वालों का ये मानना था कि वो अपने दौलत को पैदा करती और बांटती है। ऐसा माना जाता है कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो इस देवी ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था। उसका पहला बेटा जो था उसका नाम हस्तर था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो उसके सारे सोने, उसके अनाज और उसके सारे पावर को खुद ही लेना चाहता था और उसने अपनी माँ से सारा सोना ले लिया। लेकिन जब वो अनाज को लेने लगा तो उसके बाकी भाई बहनों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अनाज को बचा लिया। और जब उसके भाई बहन उसको मारने ही वाले थे तभी उसकी माँ ने वहाँ आकर उसे बचा लिया। लेकिन अब उसके लालच की उसको ये सजा मिली कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा। बहुत साल गुजर जाते हैं और वो अपने बेटे को अपने अंदर छुपा के रखती है। वो जगह तुम्बाड़ थी जहाँ उस मूर्ति ने अपने बेटे को अपने साथ रखा हुआ था। काफी सालों के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और एक टेम्पल बनाकर वहाँ पूजा करने लगते हैं, जिसकी पूजा करने से मना किया गया था क्योंकि अब सब लोग उसकी पूजा करने लगे थे। तो इसे देखकर बाकी के गॉडेस को गुस्सा आ जाता है। जिस जगह हस्तर का टेम्पल बनाया गया था उस जगह को बाकी के देवताओं ने श्राप दे दिया। इसीलिए उस गांव में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई और वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब काफी साल गुजर जाने के बाद हमें इस गाँव तुम्बड़ में एक औरत को दिखाया जाता है जो सरकार के बाड़े में आती है। और वहाँ पर केवल एक ही पंडित जिंदा था जिसका नाम था सरकार, इसीलिए उस जगह को सरकार का बाड़ा कहा जाता था। वहाँ पहुंचकर वो सरकार से गोल्ड का कॉइन मांगती है, लेकिन वो उससे बोलता है कि ये कॉइन ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस औरत के दोनों बेटे की तरफ। उसके बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सुधाशिव राव था। और यहाँ पर दोनों बेटे अपने माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रोजाना उस सरकार के पास जाया करती थी और वो आज कुछ ज्यादा लेट हो गई थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि दादी को खाना कौन देगा। बेसिकली इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसको वो सब लोग दादी कहते थे, जिनकी एज बहुत ज्यादा थी और उनकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। और थोड़ी ही देर बाद उनकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी एक लड़का पूछता है कि क्या आपको गोल्ड कॉइन मिला है। अब सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि सरकार की डेथ हो गई है। वो लोग सरकार का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद वो औरत अपने बेटों से बोलती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ये तो जान ही चुके होंगे कि ये कहानी हमें बहुत पुरानी दिखाई गई है, तो उस समय में गाड़ी नहीं हुआ करती थी। तभी वो औरत अपने बेटों को दूसरे शहर में जाने के लिए कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस औरत का एक बेटा पेड़ पर बैठा होता है और वो अचानक वहाँ से गिर जाता है और काफी जख्मी भी हो जाता है। तभी उसका दूसरा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर जाती है। तभी उसका बेटा विनायक राव पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं उसको क्या कहूँगा। उसकी माँ उससे बोलती है कि उसे खाना दे देना और अगर वो इससे ज्यादा तंग करने लगे तो बोलना दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और इसके बाद सेम ऐसा ही होता है और अचानक से उसकी दादी उससे कहती है क्या तुम्हें खजाना चाहिए। तभी विनायक लालच में आकर उस दरवाजे के पास चला जाता है कि शायद दादी खजाने का रास्ता बता दे। जब विनायक अंदर पहुंचता है तो दादी उससे बोलती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता, दादी उस पर अटैक कर देती है और उसको पकड़कर मारने लगती है और कहती है आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और विनायक उस नाम को याद करने की बहुत कोशिश करता है जो उसकी माँ उसको बताकर गई थी। अब दादी विनायक को खींचकर उसके गर्दन काटने के लिए अंदर ले जाती है। तभी फाइनली विनायक को वो वर्ड याद आ जाता है जो उसकी माँ कहकर गई थी। वो कहता है सो जाओ दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और ये सुनकर ही दादी सो जाती है। और तभी वहाँ पर विनायक की माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसकी माँ कुछ नहीं बताती क्योंकि विनायक का भाई अब मर चुका था। अब उसकी माँ उससे कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और सुबह होते ही वो लोग एक बोट में बैठकर एक दूसरे शहर के लिए रवाना
रवाना हो जाते हैं। और अब विनायक फिर से अपनी माँ से उस गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता है। तभी उसकी माँ विनायक को एक गोल्ड कॉइन दे देती है। वो कहता है कि अगर हम दादी को एक दिन खाना नहीं देंगे तो शायद वो भूख के मारे हमें खजाने के बारे में बता दे। लेकिन उसकी माँ उसे चुप करवा देती है और अपनी कसम देती है कि वो आज के बाद इस तुम्बाड़ गांव में नहीं आएगा। शायद उसकी माँ ने एक बेटे को खोकर लालच का सबक सीख लिया था। अब हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विनायक अब बड़ा हो चुका है और अब वो दोबारा से तुम्बाड़ गांव में आता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में इस बात का लालच था जिस खजाने के बारे में उसकी दादी ने उसको बताया था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने पुराने घर पहुंचता है और देखता है कि दादी आज भी जिंदा है, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है। अब विनायक उनसे फिर से उस खजाने के बारे में पूछता है और बोलता है, दादी अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दोगी तो वो खजाना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन दादी कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। विनायक उनसे डील करता है कि आप मुझे खजाने के बारे में बता दो और मैं आपको आपकी जान से मुक्ति दे दूंगा। तभी दादी उसको बताती है कि ये कई साल पहले की बात है, मैं कुएं में उतरने में माहिर थी। तभी विनायक को पता चल जाता है कि खजाना कुएं में है। अब वो उस जगह का भी पता लगा लेता है जहाँ पर वो कुआं था और वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन वहाँ से खजाना कैसे लाना है ये बात उसको अभी भी पता नहीं चलता। और फिर विनायक दादी के पास वापस जाता है और दादी उसको सारा राज बता देती है, जिसके बाद विनायक दादी समेत अपने पूरे घर को आग लगा देता है, क्योंकि उसने दादी को ऐसा करने के लिए वादा किया था। और जब वो गोल्ड को लेकर अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है, वो अनाज पीसकर बेचती है। तब विनायक उसको बोलता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और अब हमारे दिन बदल जाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। उसके बाद विनायक एक पंडित के पास जाता है जिससे उसने कर्जा लिया था। वो उसको गोल्ड का कॉइन दिखाता है और पूछता है कि ये कितने पैसे की है, और यहाँ विनायक अपना कर्ज वापस कर देता है। और ऐसे ही विनायक तुम्बाड़ जाता और वहाँ से सोने के सिक्के को लाकर शहर में बेच देता। इसी तरह वो दिन ब दिन अमीर होता चला गया। इसके चलते उसके घर की कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई थी। अब उस पंडित के मन में भी लालच आ जाता है जिसके पास से विनायक ने पैसे लिए थे। वो पंडित विनायक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने काम में उसे पार्टनर बना ले, लेकिन विनायक उस पंडित की बात को नहीं मानता। अब उस पंडित के मन में लालच था कि वो भी तुम्बाड़ गाँव जाकर सोने के सिक्के को लेकर आएगा। वो एक औरत को पैसे देता है कि वो विनायक के साथ रहे और तभी वो तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने का पता करेगा। लेकिन वो औरत और ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गांव की तरफ, जहां पर हम पंडित को देखते हैं जो कि अब तुम्बाड़ गांव पहुंच गया था। उसी के पीछे पीछे विनायक भी वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर सिर्फ पंडित पर होती है और वो जानबूझकर पंडित को सब दिखाता है कि वो कैसे कुएं में जाता है और वहां से सोने के सिक्के को लेकर आ जाता है। जिसके बाद पंडित भी कुएं में उतरता है और देखता है कि कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें लाल कलर की थी, जो दिखने में बहुत अजीब लग रही थी। और वहां साफ महसूस किया जा सकता था कि कोई वहां तेजी से सांस ले रहा है। तभी पंडित एक छोटे से ट्रंक को देखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसको उसमें एक छोटी सी आटे की गुड़िया दिखाई देती है। जब वो उसको पकड़ता है तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। अब वो हस्तर गुड़िया के साथ ही पंडित को भी खा जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद विनायक वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो उसकी दादी का था। लेकिन पंडित ने कभी विनायक की मदद की थी, इसीलिए वो पंडित को उसकी जान से आजाद कर देता है, क्योंकि पंडित बहुत ज्यादा दर्द में था। बेसिकली यहाँ पर एक वरदान था, क्योंकि एक इंसान कभी भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हस्तर का ये शराप था कि जब कोई भी इंसान उसकी जगह पर आएगा या फिर जब हस्तर किसी को काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन हमेशा जिंदा रहने के साथ ही उस इंसान की बॉडी पूरी तरह से खराब होती जाएगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दादी की बॉडी को देखा था। और पंडित का भी बिल्कुल वैसा ही हाल हो जाता है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम विनायक के बड़े बेटे को देखते
देखते हैं जिसका एक पैर खराब है और विनायक अपने घर में एक वर्क स्टेशन बनाकर उसे देता है जहां वो उसे कुएं में नीचे उतरने की प्रैक्टिस करवाता है और नोट करता है कि उसके बेटे ने वो काम कितने मिनट और कितने सेकंड में पूरा किया। इधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उस गाँव को अपने अंदर लेने का फैसला कर लिया था और जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अब वहाँ से सोने के सिक्के को कैसे निकालेगा, क्योंकि विनायक अब बूढ़ा होता जा रहा था। इसीलिए उसने अपने बेटे को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है और उसको वहां लाकर आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है और बोलता है कि तुम आटे की गुड़िया में थोड़े पत्थरों को भी शामिल कर लेना, क्योंकि हस्तर खाते हुए काफी टाइम लगाएंगे, इसीलिए हमें चोरी करने के लिए वक्त मिल जाएगा। जब विनायक और उसका बेटा कुएं के अंदर पहुंचते हैं तो गलती से उसका बेटा एक आटे की गुड़िया को अपने पास रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहां फौरन आ जाता है। जिसके बाद विनायक और उसका बेटा दोनों ऊपर आ जाते हैं। विनायक उसको बहुत डांटता है, लेकिन उसी बीच उसके बेटे ने वहां से एक कॉइन उठा लिया था। रास्ते में जाते हुए उसका बेटा उससे कहता है कि हम हस्तर को एक ही गुड़िया देते हैं, लेकिन अगर हम उसको बहुत सारे गुड़िया दे तो वो उनको खाने में बिजी हो जाएगा और हम वहाँ से ज्यादा सोने के सिक्के ले पाएंगे। और अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपने प्लान पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो दोनों बहुत सारे आटे को लेकर तुम्बाड़ गांव की ओर चले जाते हैं और वहाँ बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। जब वो कुएं में उतरते हैं तो वो अपने आसपास आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ सकेगा और वो बहुत सारी गुड़िया को वहाँ पर फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुड़ियों को फेंकते हैं वहाँ जितनी सारी गुड़िया होती है उतने ही सारे हस्तर वहाँ आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो आटे का दायरा बनाया था उसके पास हस्तर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि उसने अपनी माँ से सारी दौलत ले ली थी। लेकिन जब हस्तर अनाज लेने लगा तब उसके भाइयों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसे इस बात का श्राप दे दिया गया कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर गुड़िया के जरिए इंसान हस्तर को अनाज खुद ही दे रहे थे, तो इतने सालों से भूखे होने के बाद वो अनाज को क्यों ना खाता और इसी वजह से वो उस दायरे को पार नहीं कर सकता था। अब काफी रात हो चुकी थी। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो वैसे ही हस्तर की तादाद भी कम हो जाए। विनायक के पास एक बड़ी गुड़िया पड़ी थी। वो उस बड़ी गुड़िया से छोटे छोटे बहुत सी गुड़िया बनाकर अपने शरीर में बांध लेता है, क्योंकि उस सिचुएशन में किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी जरूरी थी। इसीलिए विनायक अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचाने का फैसला करता है। वो खुद उस कुएं से बाहर आ जाता है। जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाते हैं वो एक आटे के घेरे से टच होकर मारे जाते हैं और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब सारे हस्तर आटे से जलकर खत्म हो चुके थे। अब विनायक का बेटा भी कुएं से बाहर आ जाता है और जब वो बाहर आकर अपने पिता को देखता है तो विनायक की भी सेम वैसे ही हालत हो चुकी थी जैसा दादी और उस पंडित का हुआ था। विनायक अपने बेटे को गोल्ड के कॉइन की एक थैली देता है और कहता है तुम्हें यही सब चाहिए था ना। लेकिन तभी विनायक के बेटे को अपने पिता की बातें याद आती है जब उसने उससे कहा था कि ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जिसमें हमारा शरीर ऐसे हालत में हो कि हम अपने मौत की भीख मांगे। विनायक का बेटा उसके बॉडी में आग लगा देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट करके बताना और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना